यस सरकार, माहौल नेक्स्ट पॉइंट, अगला चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द कस्टम्स, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, चैप्टर नंबर 28। दिल थाम के बैठेगा, ये वो चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क का मिनिमम। सर कस्टम वैल्यूएशन एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आते ही आता है सर। ओके तो सर इन केस ऑफ कस्टम्स, व्हाट डू मीन बाय वैल्यू ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 14 ने डिफाइन किया। सेक्शन नंबर 14 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्लस सेक्शन नंबर 14 सब सेक्शन 2 कहता है गवर्नमेंट को पावर की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, माहौल सर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल होता है कहाँ, जीएसटी में। सर सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स का टैरिफ वैल्यू फिक्स कर सकता है, और अगर टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया तो सर इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू टैरिफ वैल्यू पे ही असेसमेंट होगा, उसी अमाउंट पर टैक्स लगेगा सरकार। ओके सर पता है 8% देयर आर सम गुड्स जिस पे टैरिफ वैल्यू फिक्स किया है, पर हाँ आपके सिलेबस के लिए टैरिफ कोर्स में नहीं आता है, इसलिए टैरिफ वैल्यू याद नहीं करना। पर हाँ आज तक एग्जाम्स में टैरिफ वैल्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया, दिल थाम के सुनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कभी आ सकता है। तो सर टैरिफ वैल्यू सुना बच्चों, अगर टैरिफ वैल्यू की बात आ जाए तो रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू कब का होता है सर इन केस ऑफ इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। एंड सर रेट ऑफ एक्सचेंज, जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज इज रिलेवेंट इन एनी केस। ओके तो सर ध्यान देना बच्चों, रेट ऑफ ड्यूटी भी कब का लेंगे हम, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। टैरिफ वैल्यू भी किस दिन का, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। और रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, भले वो इंपोर्ट भले वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो या वेयर हाउसिंग हो। ओके सर इन केस ऑफ कस्टम्स सर योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन रूल्स। तो कस्टम के वैल्यूएशन रूल्स सुनना ध्यान से, सबसे पहला रूल में बात कर रहा हूं, रूल नंबर 10 एडिशंस इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर सबसे पहला पॉइंट, सर ध्यान देना, पहले हम बात करें क्या कंपलसरी एडिशन। सर सेक्शन नंबर 10 बोला है क्या, फॉलोइंग एडिशंस हैज टू बी डन, कंपलसरी एडिशन। ध्यान देना बेटा, फर्स्ट फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। आई रिपीट, टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन मतलब अगर इंडियन पोर्ट पे गुड्स का अनलोडिंग कराया है, इंडियन पोर्ट पे उस गुड्स का लैंडिंग कराया तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड, उस कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, पोर्ट पे अनलोड होने के बाद कोई खर्चा है, अनलोडिंग का खर्चा है वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। पोर्ट पे अनलोड हो गया उसके बाद का कोई खर्चा जैसे पोर्ट डेमरेज चार्ज वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। पर यस सर सिंगापुर पोर्ट से हिंदुस्तान पोर्ट तक जो गुड्स लाए हो उसका फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, लैंडिंग चार्ज वैल्यू का पार्ट बनेगा, फ्रेट का पार्ट बनेगा। ओके तो सर मैं वापस बात करता हूं, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, लैंडिंग चार्ज टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन हमेशा इंक्लूड करना है। और हाँ अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया तो 20% ऑफ एफओबी, 20% ऑफ एफओबी शैल बी द फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, लैंडिंग चार्ज टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। पर अगर फ्रेट दे रखा है और अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय वेसल या व्हीकल तो ऐसे केस में एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे। पर अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर और अगर एक्चुअल नहीं दे रखा है तो हम 20% लेंगे। पर अगर एक्चुअल दे भी रखा है तो बाय एयर के केस में एक्चुअल जो फ्रेट वगैरह लगा आपका वो या 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर उतना ही हम लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। ओके बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे बाय एयर जब होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है सर, जो हमको मैक्सिमम लेनी 20%, वो 20% कहाँ से होती है सर, अगर आपको क्वेश्चन है सिंगापुर एक्सपोर्टर का, मान लो सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रही है तो सिंगापुर के एक्सपोर्टर से सिंगापुर के पोर्ट तक लाने का कॉस्ट अलग से दे रखा है तो वो भी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऐड करने का और उसके बाद 20% देखने का बच्चों। आई रिपीट सर, ये जो आप ऐड कर रहे हो कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्रेट जो होता है, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, लैंडिंग चार्ज टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, ये जो होता है कॉस्ट ये होगा 20% जो हम लेते हैं मैक्सिमम इन केस ऑफ एयर। और अगर नहीं दे रखा है, अजस्टेनेबल नहीं है तो भले ही वाटर हो, भले ही वाटर हो या एयर हो या लैंड हो, हमेशा 20% होता है। वही 20% में क्या क्या आएगा बेटा, अगर क्वेश्चन आपको अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सिंगापुर के एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेकर सिंगापुर पोर्ट तक का इतना कॉस्ट है, सिंगापुर पोर्ट पे गुड्स को लोडिंग करने का कितना कॉस्ट है, ये सब ऐड करने के बाद 20% करने का बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात? ओके सर अब ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो बाय वेसल गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा था और अगर कोई चार्टर्ड वेसल था उसके लिए उसने शिप डेमरेज चार्ज ले लिया आपसे या सर लाइटरेज चार्ज, बार्ज चार्ज लिया तो भी कॉस्ट ऑफ फ्रेट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट बनेगा। देन अगर मान लो आपको कभी एफओबी नहीं दे रखा पर एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा है और अगर फ्रेट अजस्टेनेबल नहीं है तो फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, लैंडिंग चार्ज विल बी 20% ऑफ सम टोटल ऑफ एफओबी प्लस इंश्योरेंस चार्ज। क्लियर? अच्छा एक और बात, इंडियन पोर्ट पर अनलोड हो गया, फिर यहां से अगर आपने ट्रांसशिपमेंट करके किसी और पोर्ट पे लेके गए या एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट लेके गए या
पोर्ट से या एयरपोर्ट से आप इनलैंड कंटेनर डिपो वगैरह लेके गए, तो ऐसे केस में उस कॉस्ट को वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे, वैल्यू में ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके सर, ये बात है किसकी, फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। सेकंड आता है क्या, इंश्योरेंस चार्जेस। अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन नॉट असर्टेनेबल, तो ऐसे केस में 1.125% ऑफ एफओबी, और अगर दे रखा है तो एक्चुअल लेने का भली बाय एयर हो, वाटर या लैंड हो। ओके अब आ रहा है बात क्या, ध्यान देना, इंश्योरेंस के अंदर अगर एफओबी प्लस फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज दे रखा है पर इंश्योरेंस नहीं दे रखा, तो ये जो फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज प्लस एफओबी जो दे रखा है उसी का 1.125% आप कर लीजिए ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस ध्यान देना बेटा, अगर इंडियन पोर्ट पर अनलोड हो गया, यहां से आप दूसरे पोर्ट ले जा रहे हो, ट्रांसशिपमेंट कर रहे हो या इनलैंड कंटेनर डिपो वगैरह ले जा रहे हो, तो ऐसे केस में वहां तक का इंश्योरेंस को इंक्लूड नहीं करना। इंडियन पोर्ट पर जो फर्स्ट बार अनलोड किया वहां तक के कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं वैल्यू के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन, रूल नंबर 10। ओके फिर आ रहा है क्या, सेक्शन रूल नंबर 10 सब रूल नंबर 1 ऑप्शनल एडिशन। ऑप्शनल एडिशन में क्या क्या ऐड करते हैं, सबसे पहले वाला कमीशन या ब्रोकरेज हमेशा ऐड करना, भले फॉरेन एजेंट हो, इंडियन एजेंट हो, फॉरेन करेंसी में पे किया या INR पे किया, हमेशा ऐड करना, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। जब तक क्वेश्चन बाइंग कमीशन नहीं बोलता तब तक कोई भी कमीशन ऐड करना, जैसे कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन। आई रिपीट, कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में जजमेंट था कि हमेशा ऐड करेंगे बेटा, कोई भी कमीशन हो हमेशा ऐड करना। क्लियर सर, सुनना बच्चों ध्यान से, इन केस ऑफ वैल्यूएशन क्या क्या ऐड करना है। सेकंड, फर्स्ट आता है क्या, कमीशन ऐड कर दिया, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। सर सेकंड आता है क्या, पैकिंग चार्जेस हमेशा ऐड करना, भली प्राइमरी पैकिंग हो, सेकेंडरी हो, स्पेशल हो, वेरी वेरी स्पेशल हो, ड्यूरेबल पैकिंग हो, नॉन ड्यूरेबल हो, हमेशा ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स अगर रिटर्नेबल है तो ऐड नहीं करना है, रिटर्नेबल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ध्यान से सुनना, ड्राइंग डिजाइन आर्टवर्क डेवलपमेंट चार्ज अगर इंडिया में इंकर किया तो इंक्लूड नहीं करेंगे, पर अगर आउट ऑफ इंडिया इंकर किया तो हमेशा इंक्लूड करेंगे। प्लस अगर आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या सर, रॉ मटेरियल मोल्ड्स डाइस जिग्स फिक्सचर्स वगैरह अगर आपने इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ इंडिया सप्लाई किए टू दिस सप्लायर एक्सपोर्टर तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा। आपने कंसेशन रेट पे सप्लाई किया तो जितना कंसेशन दिया वो वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। देन सर रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज पेड एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इनटू इंडिया, तो सर ओवर एंड अबाउट द प्राइस जो आपने रॉयल्टी या लाइसेंस फी पे किया है वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। पर हाँ, राइट टू रिप्रोड्यूस मतलब गुड्स आपने इंपोर्ट नहीं किया, आपने फॉर्मूला इंपोर्ट कर लिया इंडिया में ही, अगर आप गुड्स बना रहे हो तो इंपोर्ट तो कुछ हुआ नहीं सर, तो ऐसे केस में राइट टू रिप्रोड्यूस अगर आपने परचेज किया तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। क्लियर? ओके सर, अच्छा कोई प्रोसेस है, किसी गुड्स को इंपोर्ट किया, उसको यूज करने से पहले कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का अगर आपने कॉपीराइट करा रखा है या पेटेंट करा रखा है आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन ने, और उस पेटेंट के लिए उसने आपसे कोई रॉयल्टी चार्ज किया है, तो भले वो प्रोसेस बाहर करके फिर गुड्स इंपोर्ट करे या गुड्स इंपोर्ट करने के बाद आपने प्रोसेस यहाँ किया, रॉयल्टी जो पे किया वैल्यू का पार्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे गुड्स इंपोर्ट हुआ है। ओके सर, एनी अदर सम पेबल बाय importer to the exporter directly or indirectly to somebody else on behalf of the exporter will also form part of value of supply बेटा। क्लियर? वैल्यू ऑफ गुड्स क्लियर? तो सर और एक और बात, अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स का कोई और पार्ट आपने उस एक्सपोर्टर को और दिया है ओवर एंड अबव द प्राइस, तो दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। क्लियर? ये आ गया क्या, सारे एडिशंस। ओके अब सर ये सारे एडिशन ऐड तो करने पर क्या सीक्वेंस रहता है, ध्यान रखना, जितने भी एडिशंस ऐड करने हैं, जितने भी एडिशन ऐड करने हैं, ये ऑप्शनल एडिशन जो मैंने आपको बताया है, ये सारे एडिशन आपको सर प्राइस में जो एफओबी प्राइस होता है उसमें एडजस्ट करना है। उसके बाद जो प्राइस आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड एफओबी, मतलब दैट इज द एक्चुअल एफओबी, जिसके बेस पे आपको सर 20% या 1.125% करना है एडजस्टमेंट। प्लस एक बात और, अगर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज के कुछ चार्जेस वैल्यू में इंक्लूड किए हुए तो वो कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि इंपोर्टेंट की बात का कॉस्ट है, एक्सेप्ट रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया। रॉयल्टी या लाइसेंस फी है तो वैल्यू का पार्ट बनता है, अदरवाइज पोस्ट इंपोर्टेशन चार्जेस, इंपोर्ट करने के बाद कोई भी एक्टिविटी करी उसके लिए कोई चार्ज था, अगर वैल्यू में इंक्लूड किया तो उसको एक्सक्लूड करना है। ये सब जो प्राइस दी होती है गुड्स, जो क्वेश्चन में प्राइस दिया होता है या एफओबी दिया होता है उसमें एडजस्टमेंट करना है। क्लियर? ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्राइस आएगी वो होगी एफओबी। क्लियर? और एफओबी जो होगा फिर उसमें केवल दो एडिशन ऐड होंगे, कौन सा, फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्ज टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन और इंश्योरेंस। क्लियर? डन। माहौल ओके, ये था रूल नंबर 10, क्या क्या ऐड करना है क्या क्या ऐड नहीं करना है। आइए सर अब बेसिक बात शुरू करते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे पर दो केस, क्या बायर और सेलर रिलेटेड है या बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है। पर ध्यान रखना यहाँ पे रूल नंबर 3 ने कहा है कि योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू एडिशंस ऑफ रूल नंबर 10, इसलिए हमने रूल नंबर 10 पहले पढ़ लिया। प्लस यहाँ पे एक बात और कही है कि सर अगर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के लिए कोई चार्ज इंक्लूड किए वैल्यू में तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ओके अब रूल नंबर 3 में दो बात कही है, क्या बायर सेलर रिलेटेड है या बायर सेलर रिलेटेड नहीं है। अगर रिलेटेड नहीं है तो एक्चुअल वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ध्यान रखना आपके कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से प्राइस अफेक्ट हुआ है। क्लियर? अगर ऐसी कंडीशन है तो हम एक्चुअल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल seller should not be entitled to any part of subsequent sale proceeds. There should not be any
condition या restriction regarding resale of the goods except area of resale. There should not be any restriction regarding use of the goods except as provided in Indian law. या ऐसा कोई restriction या condition जिसकी वजह से substantially price affect होता है तो actual value accept नहीं करेंगे. और ऐसे केस में सर rule number 4 to 9 shall be followed in a sequence. Second situation when buyer and seller are related. और अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि your relationship does not influence the price, अब अगर आप वैल्यूएशन रूल के रूल नंबर 4 से लेकर 9 तक अप्लाई भी कर लेंगे तो भी जो हमने एक्चुअल वैल्यू चार्ज किया वही वैल्यू आने वाला है. तो ऐसे केस में हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे. ओके सर रूल नंबर 3 खत्म होता है. अब रूल नंबर 3 की बात आता है क्या 4 कब लगेगा सर? जब एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है. ओके 4 बोलता है क्या? वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स. वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स. क्लियर? आपने ये गुड्स इंपोर्ट किया, इसका वैल्यू सही नहीं है तो आइडेंटिकल गुड्स अगर आपने या किसी और पर्सन ने इंपोर्ट किया तो उसकी वैल्यू ले लेंगे. और अगर वो भी एक्सेप्टेबल नहीं हो या उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स. याद है बेटा? तू नहीं तो तू भी चाल से. रूल नंबर 5 वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स. ओके दोनों को डिटेल में बात करते हैं बेटा. दोनों रूल्स एब्सोल्युटली सेम है. रूल नंबर 4 और 5 एब्सोल्युटली सेम है. 4 बात करता है वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स की और 5 बात करता है वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स की. बच्चों अच्छा 4 बोलता है वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स. पहली बात आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है? सुनना ध्यान से. सर आइडेंटिकल गुड्स सर आइडेंटिकल गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर एब्सोल्युटली अलाइक इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रेपुटेशन, appearance etc whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer but country of origin must be the same. पर उसके लिए ड्राइंग, डिजाइन, आर्टवर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए क्योंकि वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है. क्लियर? सिमिलर गुड्स क्या होता है? सिमिलर गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर नॉट एब्सोल्युटली अलाइक but are capable of performing the same function and are commercially interchangeable. तू नहीं तो तू भी चाल से. whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer but should be manufactured in the same country of origin. और हाँ उसके लिए भी ड्राइंग, डिजाइन, आर्टवर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए. ये डेफिनेशन पढ़ा है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 में जो वर्ड काम आता है आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स का. ओके रूल क्या कहता है बेटा कि अगर मैंने ये गुड्स इंपोर्ट किया और इसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो रूल नंबर 4 बोलता है वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स. पर वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स जब आप लेंगे तब ध्यान रखना अगर आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शन मिल जाए तो ट्रांजैक्शंस एट सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी की ट्रांजैक्शन अगर आपको लेना है और अगर उसमें मोर देन वन ट्रांजैक्शन आ जाए सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में तो सर लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन. ध्यान रखना एग्जाम में बच्चे गलती करके आते हैं कि नियरेस्ट क्वांटिटी ले लेते हैं. नियरेस्ट क्वांटिटी नहीं, सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में जो वैल्यू आई है अगर मोर देन वन वैल्यू आ जाए तो उसमें लोएस्ट वैल्यू जो होगी वो हम ले लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट. ओके अगर किसी गुड्स का खुद का ही प्रोविजनल असेसमेंट हुआ तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. ओके डन. ये था रूल नंबर 4 और सेम रूल नंबर 5. बस वहां पे क्या है सिमिलर गुड्स है. और हाँ दोनों रूल में बोला हुआ है क्या अगर मान लो टाइमिंग डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, आपने जो इंपोर्ट किया और आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स बाद में बहुत लेट इंपोर्ट हुआ या बहुत पहले इंपोर्ट हुआ था और ये टाइमिंग गैप की वजह से प्राइसिंग में डिफरेंस आया है तो यस एडजस्टमेंट विल बी अलाउड. सेकंड अगर क्वांटिटी डिफरेंस आ रहा है. क्लियर? सुनना बच्चों ध्यान से. सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहे, क्वांटिटी डिफरेंस है तो रीजनेबल एडजस्टमेंट विल बी डन हैविंग रिगार्ड टू दी मार्केट कंडीशंस. ओके सर रूल नंबर 4 से आंसर नहीं आएगा तो 5 पे जाएंगे. 5 बोलता है सिमिलर गुड्स. ओके 5 नहीं आया तो 7 बोलता है क्या डिडक्शन मेथड. अरे जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया ना उसकी वैल्यू सही है, ना उसके आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू सही है, ना उसके सिमिलर गुड्स की वैल्यू सही है या फिर वो अजनेबल नहीं है तो ऐसे केस में रूल नंबर 7 बोलता है कि अगर वो गुड्स इंपोर्ट होने के बाद सेम कंडीशन में अगर रीसेल होता है वो गुड्स या उसका आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स अगर इंपोर्ट होने के बाद सेम कंडीशन में इंडिया में रीसेल होता है तो कितने में रीसेल होता है वो देखिए. फिर रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए आप कस्टम पोर्ट की वैल्यू पे आ जाइए बेटा. तो सर सबसे पहले लेस होगा क्या इंडिया के जीएसटी वाले टैक्सेस. अगर इंडिया में सेल किया होगा तो उस पर जीएसटी लगा होगा लोकल मार्केट में, वो लेस करेंगे. फिर यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन जो आपका होगा वो लेस करेंगे. फिर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज जितनी भी खर्चे आपके हुए होंगे इंपोर्ट करने के बाद वो लेस करेंगे. देन सर ध्यान रखना कस्टम पोर्ट की वैल्यू पे आगे पर वो वैल्यू क्या होगी इंक्लूसिव ऑफ कस्टम होगी क्योंकि कस्टम लगने के बाद गया ना गुड्स, कस्टम लेस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हो गया होगी वैल्यू अंडर रूल नंबर 7. क्लियर? डन. और हाँ ध्यान देना बेटा जो आप लोकल मार्केट की वैल्यू ले रहे हो दैट शुड नॉट बी बियॉन्ड 90 days आफ्टर इंपोर्टेशन. मतलब 90 दिन के अंदर की वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद की वैल्यू अगर है तो हम रूल नंबर 7 फॉलो नहीं करेंगे. क्लियर? और हाँ एक लास्ट बात अगर गुड सेम कंडीशन में रीसेल होता है इंडिया में तो हम उसकी वैल्यू लेंगे. पर अगर कुछ प्रोसेस होने के बाद बिकता है इंडिया में, इंपोर्ट किया प्रोसेस करने के बाद बिकता है तो उसकी जो जनरल प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है नॉर्मली वो हम लेस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो हम वैल्यू लेंगे रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग बेटा. क्लियर? ओके सर रूल नंबर 7 के बाद क्या था रूल नंबर 8. रूल नंबर 8 बोलता है कंप्यूटेड वैल्यू. अगर 7 से भी आंसर नहीं आ रहा तो 8 बोलता है उस एक्सपोर्टर को बोलो अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग. आई रिपीट उस एक्सपोर्टर को बोलो अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग. उन सब कॉस्ट को ऐड करेंगे
प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन प्लस रूल नंबर 10 के सारे एडिशंस ऐड करेंगे तो सर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द कंप्लीटेड वैल्यू और वही हो जाएगी असेस्ड वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बेटा। क्लियर। अब बहुत सारे लोग बच्चे सोचेंगे सर कौन होगा एक्सपोर्टर जो अपना कॉस्ट ब्रेकअप बेच देगा। अगर आपका रिलेटेड पार्टी बेच देगा, आपकी ग्रुप कंपनी बेच देगा बेटा, और उससे वो और अगर कॉस्ट ब्रेकअप नहीं आता है तो रूल नंबर 9 रेफर करेंगे बेटा। अच्छा सुनना रूल नंबर 8 ध्यान देना बच्चों, अपनी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर चेंज होगा बच्चों, एज पर आई से क्लेरिफिकेशन वो चेंज होगा। ध्यान देना बेटा आंसर क्या चेंज होगा, उसमें भी जब कॉस्ट ब्रेकअप हम करेंगे तो रूल नंबर 10 के एडिशन ऐड करते हैं हम उसमें। तो रूल नंबर 10 के एडिशन में क्या बोलता है बेटा, अगर फ्रेट बाय एयर हो या बाय वाटर हो अगर असेस्टेनेबल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी लेंगे बेटा। तो एफओबी काउंट करते वक्त तो सिंगापुर पोर्ट तक की कॉस्ट लेते बेटा, पर अगर 20% हम ले रहे हैं फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन तो सिंगापुर पोर्ट के एक्सपोर्ट से लेकर सिंगापुर के एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट तक की कॉस्ट अगर अलग से दे रखी है तो वो भी तो 20% में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है बेटा। क्लियर। तो ध्यान देना बेटा उसका भी आंसर अकॉर्डिंगली चेंज होगा। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन है आपको रूल नंबर 8 की बात भी अगर हम कर रहे हैं बाय एयर अगर ट्रांसपोर्ट है तो ऐसे केस में मैक्सिमम फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन जो होता है वो 20% होता है बेटा, 20% ऑफ एफओबी बेटा। क्लियर। तो ये 20% ऑफ एफओबी जो होता है वो सिंगापुर के एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेकर हिंदुस्तान पोर्ट तक की कॉस्ट है। अगर सिंगापुर पोर्ट के एक्सपोर्टर से लेकर सिंगापुर पोर्ट का फ्रेट लोडिंग अलग से दे रखा है और लोडिंग चार्ज अलग से दे रखा है तो वो भी उस 20% में इंक्लूड होगा। क्लियर। और 20% अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसको अलग से वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपने 20% वाला पॉइंट ऐड किया है, 20% ऑफ एफओबी ऐड किया है तो इसका मतलब यह है कि सिंगापुर के एक्सपोर्टर से लेकर उसकी फैक्ट्री से लेकर उसके पोर्ट तक का जो कॉस्ट था, जो फ्रेट था या जो लोडिंग चार्जेस था वो ऑलरेडी उस 20% में हम कंसिडर कर चुके हैं, इसलिए उसको वापस से अलग से ऐड नहीं करना अगर आपने 20% ऐड किया था बेटा। क्लियर। डन। ओके सर ये था रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 बोलता है क्या, रेसिडुअल मेथड। अगर भाई रूल नंबर 3 से आंसर नहीं आया, 4 से नहीं आया, 5 से नहीं आया, 7 से नहीं आया, 8 से नहीं आया तो लास्ट बोलता है रूल नंबर 9। पर उससे पहले एक बात और, रूल नंबर 6 बोलता है क्या, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर 6 रूल नंबर 7 एंड 8 कैन बी रिवर्स। मतलब पहले रूल नंबर 8 लगा देंगे, 7 नहीं लगाएंगे बेटा। क्लियर। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो अलाउ कर सकता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर 8 प्रायर टू रूल नंबर 7, अदरवाइज सारे रूल सीक्वेंस फॉलो किए जाएंगे। और हाँ लास्ट रूल नंबर 9 बोलता है अगर किसी भी रूल से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के बेस पे प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एंड अबव फंडामेंटल जो सेक्शन 14 के उनको ध्यान में रखते हुए बेस्ट जजमेंट करेगा और वैल्यूएशन करेगा। पर हाँ उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप कोई एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉलो नहीं करोगे, जैसे हाईएस्ट कस्टमर की प्राइस ले ली, लोएस्ट प्राइस ले ली, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली, फिक्टिशियस वैल्यू ले ली, ऐसा आप नहीं करेंगे बच्चों। क्लियर। एंड सर रूल नंबर 9 के बाद आता है रूल नंबर 10 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंपलसरी एडिशंस। रूल नंबर 11 बोलता है डिक्लेरेशन बाय द इंपोर्टर। सर जो भी गुड्स इंपोर्ट करता है इंपोर्टर उसको बिल ऑफ एंट्री के अंदर कंप्लीट डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने गुड्स ये इंपोर्ट किया, उसका वैल्यू ये है, उसका आइडेंटिटी ये है और सपोर्टिंग लगानी पड़ती है उसको। सर क्लियर। डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो भी मैंने वैल्यू डिक्लेयर करी वो सही डिक्लेयर करी, सही सर गलत डिक्लेयर नहीं करी है, अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके रूल नंबर 12 बोलता है प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर की वो चाहे तो आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, बट रिजेक्शन कैन बी डन ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द इंपोर्टर। क्लियर। उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद ही वैल्यू रिजेक्ट करेगा, बाय इशू फॉर शो कॉज नोटिस उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेटा। क्लियर। पर हाँ सर प्रॉपर ऑफिसर डाउट कब रेज करेगा कि साहब ये वैल्यू गलत है आपकी, जब उसको लगता है सब्सटेंशियली सर मार्केट में प्राइस कुछ और चल रहा है, इसका प्राइस बहुत लो हो रहा है सर यहाँ पे जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन था उसने लिखा नहीं है, कुछ ना कुछ हाइड किया है उसने, यहाँ पे प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन सर, कुछ काइंड में कंसिडरेशन है, या मार्केट कंडीशंस को देखते हुए जो वैल्यू होनी चाहिए उसने कुछ अलग ही लिखी साहब। इस तरह के कुछ डाउट अगर हुए तो वो चाहे तो आपकी वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है। ये था रूल नंबर 12। इसी के साथ इंपोर्ट के सारे वैल्यूएशन खत्म, रूल्स खत्म होते हैं। अब हाँ एक दो बातें और, रेट ऑफ एक्सचेंज कब लेते हैं हम, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री का बेटा। क्लियर। और रेट ऑफ ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर, टैरिफ वैल्यू बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर, उस दिन जो टैरिफ वैल्यू की वो लेंगे बेटा। ओके सर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट व्हाट इज द वैल्यू, तो सर अगेन एक्सपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स दे रखे, अगर एक्चुअल वैल्यू एक्सेप्टेबल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करेंगे देखेंगे रूल्स को। रूल नंबर 3 बोलता है योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड इवन इफ दे आर रिलेटेड देन देयर रिलेशनशिप डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, तो हम एक्चुअल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर रिलेशन की वजह से प्राइस अफेक्ट हो गया या प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन या किसी वजह से एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। रूल नंबर 4 बोलता है गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू लेना। मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया उसकी अगर वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो रूल नंबर 4 बोलता है गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, और गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी मतलब ध्यान देना बेटा जो गुड्स मैं बना रहा हूं वो सेम गुड्स
या उससे सिमिलर गुड्स जो भी एक्सपोर्ट करता है, भले मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, वेदर मैन्युफैक्चरर इज सेम और सम अदर मैन्युफैक्चरर, बट कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम, वो वैल्यू हम ले सकते हैं। पर हाँ, रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड फॉर टाइमिंग डिफरेंस, फॉर क्वालिटी डिफरेंस, मंगल की क्वालिटी में अदर क्वालिटी में फर्क तो होगा ना बेटा। तो सर जो क्वालिटी बन रही पेन की दूसरी क्वालिटी में कुछ फर्क है, रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल बी डन। क्वांटिटी डिफरेंस अगर है तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल बी डन। क्लियर, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे। पर अगर उससे भी वैल्यू सही नहीं आती है तो ऐसे केस में रूल नंबर 5 बोलता है क्या, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड, मतलब सर वो एक्सपोर्टर अपना कॉस्ट ब्रेकअप देगा अलोंग विद सपोर्टिंग प्लस इंडियन कस्टम पोर्ट तक जितना भी कॉस्ट आएगा उन सबको ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो होगा क्या, असेसेबल वैल्यू। ध्यान रखना, जो नॉर्मली एफओबी होता है, एफओबी जो होगा फ्री ऑन बोर्ड, वही तो होगा एक्सपोर्टर की पोर्ट का वैल्यू। तो सर अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे पोर्ट का वैल्यू को एफओबी बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना, कोई फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, लैंडिंग चार्ज या इंश्योरेंस चार्ज मत ऐड कर देना यहाँ से। इंपोर्टिंग कंट्री वाले बेटा, ये एक्सपोर्ट कर रहे हो आप तो एफओबी जो होगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। सर रूल नंबर 5 बोलता है ये कॉस्ट ब्रेकअप दे दो, एक्सपोर्टर अपना कॉस्ट ब्रेकअप देगा अलोंग विद सपोर्टिंग प्लस प्रॉफिट मार्जिन प्लस सारी कॉस्ट अप टू इंडियन पोर्ट, वो ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुड्स आ जाएगा। और अगर उससे भी वैल्यू नहीं आता है तो रूल नंबर 6 बेस्ट जजमेंट रेसिडुअल मेथड, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एंड प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स ऑफ सेक्शन नंबर 14 को ध्यान में रखते हुए वैल्यूएशन निकालेगा, गुड्स का वैल्यू क्या होना चाहिए और अकॉर्डिंगली वैल्यू डिक्लेयर करेगा बेटा। क्लियर। रूल नंबर 7 बोलता है डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर की गुड्स का वैल्यू डिक्लेयर करेगा। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो आप फाइल करते हो उसमें गुड्स का वैल्यू आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा अलोंग विद सपोर्टिंग। क्लियर। एंड रूल नंबर 8 बोलता है रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू बाय द प्रॉपर ऑफिसर, सेम रूल है जो हमने पढ़ा था इंपोर्ट के केस में बच्चों। क्लियर, कि ऑफिसर चाहे तो आपकी वैल्यू, आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी उसको रिजेक्ट कर सकता है, बट ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, अगर उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो बेटा। क्लियर, डन। माहौल, ये एक्सपोर्ट के भी वैल्यूएशन रूल्स खत्म होते हैं। अब 2-3 बातें और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है इस चैप्टर की बेटा। सर सबसे पहला रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, 3 बार रिपीट दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन काम आएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज, इंपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, भले बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो या वेयर हाउसिंग हो। सेकंड रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन व्हाटएवर इज लेटर, याद है कस्टम चार्ज की हुआ। माहौल सर टू इक्वलाइज, हाँ जी सर। एक्सपोर्ट के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज कब का, जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया अंडर सेक्शन नंबर 50। एंड सर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला, लोडिंग ऑफ द गुड्स का परमिशन मिला अंडर सेक्शन नंबर 51, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू लेते हैं इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर। और हाँ ध्यान देना बेटा, सर ये था रेट ऑफ एक्सचेंज और टैरिफ वैल्यू। हाँ रेट ऑफ एक्सचेंज किसका, सीबीआईसी वाला बेटा। आरबीआई का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है सर, कोई और रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा बैंक का या किसी का भी कोई मतलब नहीं, सीबीआईसी ने जो रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाई किया है वो लेंगे बेटा। क्लियर, डन। ओके, अब आता थी क्या, हाई सी सेल। सर अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया और हाई सी में है, बिफोर गुड्स एंटरिंग इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर, उसको बोलते हैं हाई सी। और हाई सी में अगर गुड्स आपने किसी और को बेच दिया तो ऐसे केस में फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन कौन सा वैल्यू लेंगे, तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 वैल्यू इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एंड इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इसलिए जिस दिन वो 12 नॉटिकल माइल में एंटर करेगा उस दिन जो वैल्यू होगी वो रिलेवेंट होगी, मतलब लास्ट हाई सी सेल जो होगा दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स। क्लियर, डन। उसी वैल्यू पे कस्टम लगेगा, ये हो गया हाई सी सेल। अब आ रहा है क्या, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट कर लिया और उसको इंपोर्ट करने के बाद आपने कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रख दिया और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आपने गुड्स किसी और को बेच दिया, तो सर ध्यान रखना ऐसे केस में अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस में बेचा है, फिर उस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को बेचा और उसके बाद कस्टम क्लियरेंस हुआ उस गुड्स का, तो जब गुड्स वेयरहाउस में बिकता है तो उसका कस्टम वैल्यूएशन में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। सर ध्यान रखना, मान लो मैंने 1 CR में गुड्स इंपोर्ट किया, वेयरहाउस में रख दिया और वेयरहाउस में मैंने किसी और को बेचा, तो कस्टम्स ड्यूटी के पर्पस के लिए उस रीसेल प्राइस का कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। पर हाँ फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग 37 एंड 39 IGST एंड GST कंपनसेशन सेस, मैंने आपको पढ़ाया बेटा सर रूल नंबर 3 सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8 और 8A व्हिचएवर इज हायर ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, याद है बेटा आपको। अगर आपने कस्टम वेयरहाउस में गुड्स को बेचा है किसी को तो ऐसे केस में 3739 की अमाउंट लगेगा सर, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू थी कस्टम की प्लस ऑल दी कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट 3739 प्लस एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जैसे सोशल वेलफेयर सचार्ज, ये सब ऐड कर देंगे, वो जो वैल्यू आएगा वो। या वेयरहाउस में अगर आपने किसी को बेचा है तो जितने में बेचा या मल्टीपल टाइम बेचा तो लास्ट सेल प्राइस क्या थी बेटा, वो प्राइस। क्लियर, वो और 38 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई थी व्हिचएवर इज हायर, उस वैल्यू पे लगेगा क्या 37 और उसी वैल्यू पे लगता है 39। क्लियर, डन। ओके सर ध्यान रखना बेटा, हाई सी में जब सेल करते हो तो इट्स अ इंटरस्टेट सप्लाई, टेक्निकली बात करें IGST एक्ट के सेक्शन नंबर 7 के अकॉर्डिंग बेटा। प्लस आपने गुड्स को इंपोर्ट कर लिया और गुड्स वेयरहाउस में है, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में अगर गुड्स है
और अगर आपने किसी को बेचा टेक्निकली अगेन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंटर स्टेट सप्लाई है, तो सर ऐसे केस में जीएसटी लगने वाला था, इसलिए सर 2 बार जीएसटी लग जाता उस पर, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस जब होगा तब जीएसटी नहीं लगना बेटा 3739, इसीलिए 2 टाइम्स जीएसटी नहीं लग जाए। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको शेड्यूल 3 में लिख दिया। हाईसी के ट्रांजैक्शन, हाईसी सेल और कस्टम बॉन्ड वेयरहाउस में अगर आपने गुड्स किसी को बेच दिया तो बोथ दिस ट्रांजैक्शन आर कवर्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और उस पर अलग से जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन, ओके। सरकार भारत माता की जय। ये पूरा वैल्यूएशन होता है। अब एक बात और बचती है सर, 2-3 केस लो। सर अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड, मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया सर, उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1 CR, पर मार्केट में सर प्राइस चेंज हो गई, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, मार्केट प्राइस चेंज हो गई और सर उसने वापस से रीनेगोशिएट किया। तो रीनेगोशिएट करने के बाद जो हमारी फाइनली प्राइस जो डिसाइड हुई, चेंज प्राइस, क्लियर, जो फाइनल प्राइस हुई दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। ध्यान रखना बेटा। क्लियर, अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड की मार्केट वैल्यू अगर चेंज हो जाए उससे कोई कंसर्न नहीं है। योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी रिलेवेंट। क्लियर, इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। सेकंड, गिरा एंटरप्राइज का जजमेंट याद आया बेटा आपको? सर यहाँ पे कस्टम ऑफिसर ने क्या किया कि किसी वेबसाइट के प्रिंट आउट ले आया और वेबसाइट के प्रिंट आउट से बोलता है कि देखो यहाँ पे वैल्यू इतनी हायर है और आपने वैल्यू इतनी डिक्लेयर करी, आपकी वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ने, कोर्ट ने क्या बोला कि क्या आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन? डिपार्टमेंट एविडेंस लाने में सर विफल रहा, मतलब फेल हो गया। इट मींस डिपार्टमेंट ने प्रूव नहीं कर पाया कि उसकी वैल्यू सही नहीं थी, इसलिए सर एसएससी केस जीत गया गिरा एंटरप्राइज के केस में और सर डिपार्टमेंट केस हार गया। और वहां पे इन केस ऑफ, मतलब अगर डिपार्टमेंट आपकी वैल्यू कभी रिजेक्ट करता है तो सर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इट्स अ बर्डन ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव की वैल्यू सही नहीं है। क्लियर, और सिंस इस केस में डिपार्टमेंट प्रूव नहीं कर पाया इसलिए डिपार्टमेंट केस हार गया। क्लियर, डन। सर नेक्स्ट आता है क्या सर, कैनलाइजिंग एजेंट वाला केस में मैं आपको बात कर चुका हूं। हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड केस में जजमेंट आया कि कैनलाइजिंग एजेंट हो या कोई भी एजेंट हो, कमीशन का वैल्यू हमेशा वैल्यू का पार्ट बनता है एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। ओके, देन आया बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग केस कि अगर आपने किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन करवाया और उसने कोई इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन चार्ज लिया विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने इंडिपेंडेंट कराया, तो सर ऐसे केस में वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। देन आता है क्या डनलोप इंडिया लिमिटेड का जजमेंट। डनलोप इंडिया लिमिटेड केस में बोला है क्या, अगर आपने किसी मशीन को इंपोर्ट करने के लिए, कोई आपके पास लाइसेंस नहीं था मशीन को इंपोर्ट करने का, आपने किसी एक्स पर्सन के पास जिसके पास लाइसेंस था उसको अप्रोच किया, उसने आपसे लाइसेंस फी ले ली या कोई भी कमीशन ले लिया, तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा। डनलोप इंडिया लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया बेटा। ये क्लियर, सॉरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया बेटा ये वाला। ओके, एक लास्ट एक मैंने क्वेश्चन दे रखा है बेटा। सर रिलेटेड पर्सन, अगर आपके पास किसी दूसरे पर्सन का कंट्रोलिंग है बिजनेस का तो रिलेटेड आता है, तो कंट्रोल वर्ड को डिफाइन किया और बोला क्या 51% और मोर देन 51% अगर आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर है उस सेकंड पर्सन के, तो ये कहला जाएगा कि आपका कंट्रोलिंग उसके बिजनेस पे है, अदरवाइज कंट्रोलिंग नहीं माना जाएगा। 30% शेयर होल्डिंग इज नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन कि आपके पास कंट्रोल है या नहीं बेटा। क्लियर, डन। सर ये सारे सर पॉइंट्स जो हमने लेक्चर में डिक्लेयर में डिस्कस किए थे खत्म होते हैं अब। आई होप पूरा पॉइंट समझ में आया। भारत माता की जय, अच्छे से पढ़े, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। ये चैप्टर को वापस रिवाइज कर लेना आप लोग, सर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक पॉइंट कवर किया है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।